वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम की ऑटम 2021 की अटेम्प्ट में से बेसिक कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है सफावी लिमिटेड और ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर मेन फोकस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एसोसिएट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स पर है। तो क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग आर द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सफावी लिमिटेड एंड खुदरी लिमिटेड। तो एसएल जो है वो हमारी पेरेंट एंटिटी होगी प्रोबेबली, और खुदरी लिमिटेड केएल जो है वो हमारी सब्सिडरी कंपनी होगी। तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस जो इनकी इंडिविजुअल दी हुई हैं उसमें देखते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन एनबरा लिमिटेड है एट कॉस्ट, जो कि सब्सिडरी के अलावा है। तो सब्सिडरी वाली इन्वेस्टमेंट हमें करंट, नॉन करंट और करंट एसेट्स का जो लिस्ट है उसमें नज़र नहीं आ रही। इन्वेंट्रीज हैं, अदर करंट एसेट्स हैं। उसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और लाइबिलिटीज़ हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन के एल जो है वो इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिकॉर्डेड अभी तक नहीं है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2020 एसएल एक्वायर्ड 80% शेयर होल्डिंग इन केएल थ्रू शेयर एक्सचेंज ऑफ 1 शेयर इन एसएल फॉर एवरी शेयर इन केएल, यानी एक शेयर के बदले एक शेयर। At acquisition date, KL's retained earnings were 1,000 million and the fair value of each share of SL and KL were rupees 25 and rupees 23 respectively. Shares issued by SL have not been recorded in the books। तो जिस तरह से भी हमने ऊपर भी नोटिस किया था कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी रिकॉर्डेड नहीं आ रही, तो वो यहाँ से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से भी कंफर्म हो गया कि वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकंड है कि ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ केल्स नेट एसेट वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो ये टिपिकल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। जब हम डिटेल सोल्यूशन बना रहे होंगे तो तब इन दो पॉइंट्स को देख लेंगे। बस ध्यान में रख लेते हैं कि एक पॉइंट इन्वेंट्री से रिलेटेड है और दूसरा लैंड से। थर्ड एडजस्टमेंट है कि ऑन 1 जनवरी 2021 एसएल डिस्पोज्ड ऑफ अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो इंटेंजिबल एसेट्स ऊपर आ रहे हैं। तो एसएल ने सेल किया है केएल को 120 मिलियन का। कैरिंग वैल्यू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जिस दिन सेल हुआ उस दिन 90 मिलियन और 3 ईयर्स रिस्पेक्टिवली थी। Due to temporary adverse economic condition, impairment test carried out at 30th June indicated that goodwill has been impaired by rupees 60 million। तो ये भी impairment की adjustment हो जाएगी। फिर on 1 July 2020, SL acquired 3 million shares of Enbra Limited, representing 25% shareholding। On the date, AL's retained earning and fair value of each share was 2400 million and 172 respectively। तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी एट कॉस्ट हमारे पास ऊपर रिकॉर्डेड नजर आ रही है कि ये 540 मिलियन पे रिकॉर्डेड है। इसके बाद है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021 एल रिपोर्टेड नेट लॉस ऑफ 280 मिलियन एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम ऑफ 60 मिलियन। ऑन 1 जुलाई 2020 एसएल डिस्पोज्ड ऑफ मशीनरी टू एल फॉर रुपीज 200 मिलियन एट अ गेन ऑफ 100%। यानी अगर 200 मिलियन की डिस्पोज ऑफ किया तो 100 मिलियन का ही उसमें गेन भी था। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी 5 ईयर्स की थी। इससे अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लेंगे। इंपेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट एट ईयर एंड हैज इंडिकेटेड दैट इन्वेस्टमेंट इन एल हैज बीन इंपेयर्ड बाय रुपीज 130 मिलियन। SL values NCI on the acquisition date at its fair value। तो we can see कि some adjustments जो हैं वो associate related हैं और बाकी subsidiary related है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? Prepare SL's consolidated statement of financial position as at 30th June 2021 in accordance with the requirement of IFRS। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है और इसके अंदर एसोसिएट की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हम रेलिवेंट जो हमारा फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का और वर्किंग्स का उसको बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वन बाय वन जो जो एडजस्टमेंट्स और इन्फॉर्मेशन है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आंसर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आंसर्स हमारे पास एंटिटी का नाम है सफावी लिमिटेड। हम बना रहे हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2021। तो जिस तरह से क्वेश्चन में हमें लिस्ट दी हुई है, एसेट्स बताए हुए और उसके बाद इक्विटी के ऑब्वियसली अकाउंट आएंगे, तो इक्विटी के अकाउंट्स शो कर देंगे। और फिर लाइबिलिटीज़ की करंट और नॉन करंट में डिस्टिंक्शन नहीं दी हुई, जस्ट लाइबिलिटीज़ की फिगर दी हुई है तो वो भी वैसे ही मेंशन कर देंगे। तो ये हमने इसके ऊपर जो है कह लें कि वर्किंग करनी है। तो ये फॉर्मेट हमारा एक बेसिक सा बन गया। फिर जैसे जैसे हम इसमें आइटम्स हैं उनको लिखते जाएंगे। इसके बाद हम वर्किंग्स की तरफ चलते हैं। तो टिपिकली हर क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर ग्रुप स्ट्रक्चर बना लेते हैं फॉर्मेट बनाने के साथ साथ ही। तो पहली हमारी जो कह लें कि वर्किंग होगी वो ग्रुप स्ट्रक्चर पर होगी। तो उसमें हम
देख रहे हैं कि सब्सिडरी भी है और एसोसिएट भी है, तो दोनों को लिख लेते हैं। जो एंटिटी का नाम है वो नोट कर लेते हैं। सब्सिडरी का नाम हमें पता है कि खुदरी लिमिटेड है और एसोसिएट का नाम एनबरा लिमिटेड है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि एक्विजिशन डेट क्या है, तो वो क्वेश्चन में से हम नोट कर लेंगे। सब्सिडरी की एक्विजिशन डेट 1 अक्टूबर 2020 की है। एसोसिएट की एक्विजिशन डेट 1 जुलाई 2020 की। इससे ये बात पता चलती है कि सब्सिडरी को एक्वायर किए हुए 9 मंथ्स का टाइम हुआ है और एसोसिएट को एक्वायर किए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। फिर ऑनरशिप देखते हैं हम। तो सब्सिडरी में जो ऑनरशिप है वो 80% है और एसोसिएट के अंदर जो हमारी शेयर होल्डिंग है वो 25% है। इसके अलावा एनसीआई की मेजरमेंट के लिए ये बताया हुआ है कि वो उसको मेजर करते हैं एट इट्स फेयर वैल्यू, जिसका मतलब है कि फुल गुडविल मेथड। तो एनसीआई की परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। एसोसिएट के अंदर तो हमारा एनसीआई का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, गुडविल का मेथड हम फुल फॉलो करें। उसके बाद हमारी जो सेकंड वर्किंग होगी, जैसे हम टिपिकली बनाते हैं, तो दैट वुड बी अबाउट नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट, पोस्ट एक्विजिशन, और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट है यानी 30 जून 2021 की, इसके हिसाब से हम बनाएंगे। फिर हमारी थर्ड वर्किंग जो होगी वो होगी गुडविल की। उसके बाद हमारी फोर्थ वर्किंग होगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पर। हमारी फिफ्थ वर्किंग होगी ग्रुप रिटेन अर्निंग्स पर। और क्योंकि इस क्वेश्चन में एसोसिएट भी इन्वॉल्व है तो हम एक और वर्किंग करेंगे, वर्किंग 6, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। सो इन सारे आइटम्स को वन बाय वन जो है हम कवर करते हैं और ये वर्किंग्स हमारा एक जर्नल फॉर्मेट बन गया। आगे हम चलेंगे कि जैसे जैसे हमें चीज़ों को लेकर चलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उनको नोट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर गिवन है, इंटेंजिबल एसेट्स ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिगर जाएंगी। इन्वेस्टमेंट इन एनबरा लिमिटेड क्योंकि एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट है, इसकी हम वर्किंग बना रहे हैं तो इसको हम डायरेक्ट वर्किंग में लिख लेंगे। 540 को कॉस्ट है, कॉस्ट पर इनिशियली लिखा जाता है। इन्वेंट्रीज को भी डायरेक्टली हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाएंगे और अदर करंट एसेट्स को भी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन आइटम्स को हम इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है जिसको हमने वर्किंग में लिखना है, बाकी सारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसमें हमारे सामने है कि 2390 और 1210 की फिगर हैं। फिर इंटेंजिबल एसेट्स हैं 525 और 135 के। फिर हमारी ऑब्वियसली गुडविल पॉजिटिव ही आएगी इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उसकी इम्पेयरमेंट की बात हो रही है कि उसमें से कुछ इम्पेयर हुई है, तो वो हम लिख देंगे। और उसकी जो वर्किंग है हमारे पास दैट इज़ वर्किंग 3। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक वर्किंग बना रहे हैं जिसका नाम है वर्किंग 6 नंबर है, तो वो वहाँ शो हो जाएगी। इन्वेंट्रीज को शो कर देते हैं, 1200 पेरेंट की और 600 सब्सिडरी की। अदर करंट एसेट भी शो कर देते हैं, 1485 पेरेंट के, 445 सब्सिडरी के। तो जो फिगर्स हमारे पास थी वो शो कर दी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग के अंदर शो नहीं है, तो उसको भी लिख देते हैं। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्वेश्चन में गिवन है 540 की। इसके बाद हम आते हैं और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है लिखा जाता है पेरेंट कंपनी का, तो ये हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेंशन कर देते हैं।
इसके बाद जो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल है ये भी वर्किंग टू में जाएगा। सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम तो कोई भी नहीं है, तो रिटेन अर्निंग्स भी वर्किंग टू में जाएंगी, जबकि जो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स हैं इनको हम वर्किंग 5 में लिखेंगे। तो ये सारे आइटम्स भी वर्किंग्स 2 और वर्किंग 5 में जो जाते हैं इनको भी नोट कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की सब्सिडरी का। तो ये हमें बताया हुआ है 1000। तो इसमें कोई चेंज भी पूरे क्वेश्चन के अंदर जिक्र नहीं है, तो ये एक्विजिशन डेट पर भी 1000 का होगा। रिटेन अर्निंग हमें बताई हुई है 1200 की। उसके बाद जो रिटेन अर्निंग पेरेंट कंपनी है उसकी भी बताई हुई है, दैट इज 1280। तो ये सब हमने नोटिस कर लिया। तो उसके बाद लाइबिलिटीज की फिगर है 1320 एंड 190। इसको हम सिंपली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मेंशन कर देते हैं। जब हमने मेन फिगर्स क्वेश्चन की जो है वो नोट कर ली, तो अब हमारे पास जितनी एडजस्टमेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है उसकी तरफ चलते हैं कि on 1st October 2020 SL acquired 80% शेयर होल्डिंग थ्रू शेयर एक्सचेंज ऑफ 1 शेयर इन SL फॉर एवरी शेयर इन KL। तो एक शेयर के बदले एक शेयर एक्वायर किया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि 10 रुपीज़ का एक शेयर है। तो ये जो फिगर्स जिस तरह से मिलियंस में लिखी हुई हैं, तो 1000 मिलियन जो शेयर कैपिटल है इसको मिलियंस में ही रहने देते हैं। तो डिवाइड करेंगे जब आप इसको 10 से, क्योंकि 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो ये आ जाएगा 100 मिलियन शेयर्स। अब 100 मिलियन शेयर्स में से हमने लिए हैं 80%। तो 100 मिलियन शेयर्स का 80% बनेंगे 80 मिलियन, और 80 मिलियन शेयर्स एक के बदले एक शेयर इशू हुआ है, तो वो सिंपल सा हमारा अकाउंट फॉर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने अपने शेयर इशू किए हैं, तो SL के शेयर की वैल्यू 25 है। तो 25 रुपीज़ के ऊपर आपको शेयर का इशू रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन आपके शेयर की पार वैल्यू 10 की है। तो बेसिकली 10 से जो ऊपर की अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम होगी, यानी एक्स्ट्रा जो अमाउंट है 15 की वो शेयर प्रीमियम होगी। तो इसकी अगर एडजस्टमेंट देखें तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट में ये है कि इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी चाहिए, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्वायर करने के अगेंस्ट आपने अपने शेयर इशू किए। तो पहले इन्वेस्टमेंट का डेबिट रिकॉर्ड कर लेते हैं गुडविल की वर्किंग में। $100 मिलियन शेयर्स का 80% 1 बाय 1, क्योंकि 1 शेयर के अगेंस्ट 1 की जो है एक्सचेंज हुआ है, और 25 उसकी फेयर वैल्यू थी, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो दैट वुड बी 2000 मिलियन जो अमाउंट बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आइटम क्रेडिट क्या करने चाहिए। तो आइटम क्रेडिट करने चाहिए शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में अगर आप बात करेंगे तो आपने शेयर 100 मिलियन शेयर इशू किए हैं, उनका 80% यानी 80 मिलियन शेयर्स, और पार वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ की है। सो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 3300। इसके बाद शेयर प्रीमियम की बात करते हैं, तो सेम कैलकुलेशन होगी, लेकिन शेयर प्रीमियम जो है, क्योंकि शेयर की फेयर वैल्यू 25 है 10 रुपीज़ की, तो पार वैल्यू हो गई, जो एक्स्ट्रा 15 है वो शेयर प्रीमियम कंसीडर होंगे। तो वो हमारे पास जो हैं वो 1040 में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास टोटल बन जाता है 2240। इसके बाद हम जो है मजीद देखते हैं कि इसमें क्या इम्पैक्ट है। तो ये बताया हुआ है कि एट एक्विजिशन डेट KL रिटेन अर्निंग्स वर 1000 मिलियन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें प्री एक्विजिशन रिजर्व दे दिए, तो इसको हम वर्किंग 2 में नोट कर लेते हैं, और 1000 और 1200 का डिफरेंस जो पोस्ट एक्विजिशन है वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 200। इसके बाद हमें सब्सिडरी के शेयर की वैल्यू भी बताई हुई है, दैट इज ₹23। क्योंकि यहाँ पर NCI को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, तो ये उस फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो हम वर्किंग 2 और वर्किंग 4 के अंदर NCI एट एक्विजिशन को शो करते हैं, तो वो दोनों वर्किंग्स में हम इस हिसाब से वैल्यू को इनकॉर्पोरेट कर देंगे।
तो 100 मिलियन शेयर्स का 80% एसएल ने एक्वायर किए, बाकी जो 20% है दैट इज ऑफ ₹23 के हिसाब से वो एनसीआई की वैल्यू थी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 460। यही अमाउंट वर्किंग 4 के अंदर भी हम शो कर देंगे 460। तो इसके डबल इम्पैक्ट, एक गुडविल में डेबिट साइड पर आ गया और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में क्रेडिट साइड पर आ गया। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के सारे इंपैक्ट्स के बाद अब हम चलते हैं और सेकंड इंफॉर्मेशन देखते हैं। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ केएल नेट एसेट वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। पहला आइटम इन्वेंट्रीज का। इन्वेंट्रीज वर कैरीड एट 240 मिलियन एंड हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 340 मिलियन। तो 240 की वैल्यू है, फेयर वैल्यू 340 है, इसका मतलब है कि 100 मिलियन उनकी फेयर वैल्यू ज्यादा है। 60% ऑफ दीज वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021। तो 60% उसमें से रियलाइज हो चुकी हैं और 40% स्टिल इन्वेंट्री के तौर पर हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो इसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडियरी के रिजर्व में। तो एक्विजिशन डेट पर जो इम्पैक्ट था वो 100 का था, उसमें से 60% रियलाइज हो गया पोस्ट एक्विजिशन टाइम में, लेकिन स्टिल रिमेनिंग 40%, यानी क्योंकि टोटल अमाउंट भी 100 ही है तो दैट वुड बी 40। अब ये क्लोजिंग डेट पर यानी 40 की जो हमारी इन्वेंट्रीज हैं वो भी ज़्यादा की शो होनी चाहिए, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे और इन्वेंट्रीज के अंदर हम 40 ऐड कर देंगे। इसके बाद लैंड की बात देखते हैं। लैंड वॉज कैरीड एट नील वैल्यू एंड हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ ₹50 मिलियन। तो कैरी नील पर हो रही थी, फेयर वैल्यू उसकी 50 मिलियन है। लैंड वॉज अलॉटेड अनकंडीशनली टू केएल बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन 2018, यानी कुछ ईयर्स पहले, व्हेन इट फेयर वैल्यू वाज ₹40 मिलियन। तो हमें पहले उसकी फेयर वैल्यू क्या थी वो हमारे से रेलिवेंट नहीं है, हमने तो उसे रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो हम इस लैंड को 50 मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे और लैंड की डेप्रिसिएशन नहीं होती तो ये एडजस्टमेंट और भी ज़्यादा आसान हो जाती है कि हमने सिंपली जो है, तो एक्विजिशन डेट पर जो लैंड है वो 50 की ही उसकी फेयर वैल्यू थी, उसी पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और लैंड में क्योंकि कोई फर्दर चेंज नहीं आता डेप्रिसिएशन की वजह से, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर भी ये 50 की ही शो होगी। अब इसका सेकंड इम्पैक्ट ये है कि एक तरफ तो इसको हमने नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी में इंक्लूड कर लिया, यानी कह लें कि इसका गेन जो है वो रिजर्व्स के अंदर आ गया, लेकिन दूसरा इफेक्ट जो है वो इसका आना चाहिए हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में वो शो कर देंगे। इसके बाद हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है कि ऑन 1 जनवरी 2021 यानी 6 मंथ्स बिफोर ईयर एंड एसएल डिस्पोज ऑफ अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस टू केएल। अब ये भी इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग है कि 120 मिलियन का एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस उन्हें दिया। इट्स कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द डेट वाज 90 मिलियन एंड 3 इयर्स रिस्पेक्टिवली। तो 90 मिलियन की चीज अगर 120 मिलियन में दी तो 30 मिलियन का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बनता है। अब क्योंकि इसमें पेरेंट सेलर है तो हम वर्किंग 5 की तरफ चलेंगे। 120 माइनस 90, 30 का अनरियलाइज प्रॉफिट था, जिसमें से 6 मंथ की जो अमोर्टाइजेशन है वो आप कह लें कि उतना प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है। 30 डिवाइड बाई 3 ईयर्स, 10 इंटू 6/12, 5। तो 30 माइनस 5 के बाद जो अनरियलाइज प्रॉफिट अभी भी बाकी बचता है वो बचता है 25 का। तो 25 का जो ये बाकी बचा, तो इसका इम्पैक्ट एक तरफ तो हमने ये लिया कि प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर दिया, दूसरी तरफ ये कि हम इंटेंजिबल एसेट जो ज़्यादा का शो हो रहा है उसको भी कम करके शो करेंगे। तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स में से भी 25 माइनस कर देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट 4 है। ड्यू टू टेम्परेरी एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन एंड इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट एट 30 जून 2021 इंडिकेटेड दैट गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 60 मिलियन। तो गुडविल की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है, इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अभी हमने गुडविल कैलकुलेट तो नहीं की, लेकिन हमें इस बात का क्वेश्चन में क्लियर आइडिया मिल गया है कि इम्पेयरमेंट होगी जो भी गुडविल आएगी जब हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय 60 मिलियन।
और इस इम्पेयरमेंट का दो जगह पर इम्पैक्ट जाएगा, एक तो क्योंकि फुल गुडविल है तो एनसीआई के अंदर भी हम शेयर लेंगे 60 का n% जो कि 20% है 12, और बाकी जो 80% है वो पेरेंट को लॉस बेयर करना होगा 80%, दैट वुड बी 48। इसके बाद एसोसिएट रिलेटेड एडजस्टमेंट्स बच जाती हैं। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 5 में है कि 1 जुलाई को एसएल ने 3 मिलियन शेयर एक्वायर किए थे जो कि 25% शेयर होल्डिंग है। शेयर होल्डिंग पता चल गई ऑन दैट डेट एल रिटर्न अर्निंग एंड फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वर 2400 मिलियन एंड 172 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कॉस्ट पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसका तो हमें कोई इम्पैक्ट फर्दर लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो हमारे पास मज़ीद इम्पैक्ट है वो ये है कि 25% शेयर को जहन में रखना है और इसके हिसाब से सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चलते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021 एल रिपोर्टेड नेट लॉस ऑफ ₹280 मिलियन। तो इस लॉस का 25% शेयर जो है वो एसएल को रिकॉर्ड करना होगा। $70 का लॉस बनता है। तो एसोसिएट की सारी एडजस्टमेंट का एक एक करके भी इम्पैक्ट ले सकते हैं, कंबाइन इम्पैक्ट भी ले सकते हैं। तो हम कंबाइन इम्पैक्ट ले लेंगे ताकि उससे हमारा टाइम सेव हो जाए। इसके बाद अदर कंप्रीहेंसिव इनकम भी है 60 मिलियन की, तो इनकम का भी 25% शेयर लेंगे। फिफ्टीन। उसके बाद 1 जुलाई 2020 को, ये यानी साल का स्टार्ट है, एक मशीन डिस्पोज ऑफ हुई है 200 मिलियन की। गेन उसमें 100% का था, यानी 100 मिलियन का ही गेन है। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो 5 ईयर्स थी, जिसमें से 1 ईयर गुजर चुका है। तो शेयर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 मिलियन, उसमें से 1 ईयर गुजर चुका है तो डिवाइड बाय 5 करेंगे 20, तो 100 माइनस 20 80 आ जाएगा। लेकिन इसमें यह भी ज़रूरी है कि ये एसोसिएट के साथ ट्रांजेक्शन है तो हमें फुल गेन एलिमिनेट नहीं करना, सिर्फ उसका 25% एलिमिनेट करना है। तो ये मशीनरी का जो अनरियलाइज प्रॉफिट है ये हम 25% एलिमिनेट कर देंगे। तो 100 मिलियन का गेन माइनस 100 मिलियन डिवाइड बाय 5 ईयर्स, जितनी डेप्रिसिएशन हो गई उतना रियलाइज हो चुका है, रिमेनिंग रह गया 80 का 25%। क्योंकि एसोसिएट है तो हमने प्रॉफिट का भी बेसिकली 25% लिया था, तो इसलिए अब जब हम एलिमिनेट करेंगे तो वो भी 25% करेंगे, दैट वुड बी 20। इसके बाद इम्पेयरमेंट है कि 130 मिलियन से इन्वेस्टमेंट इम्पेयर हो गई है, तो ये इम्पेयरमेंट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकॉर्ड कर देते हैं। अब एसोसिएट की सारी जो एडजस्टमेंट्स हमारे पास बनती हैं उनका टोटल हमारे पास बन रहा है 205 नेगेटिव। तो ये एक तो अलग अलग एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी ले सकते थे, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट इसका ग्रुप रिटर्न अर्निंग पर जाना है तो हम एक सिंगल आइटम लाइन का ही इफेक्ट ले लेते हैं। वर्किंग 6 से 205 का, तो डेबिट साइड पर ये इम्पैक्ट आ गया और क्रेडिट साइड पर इम्पैक्ट ग्रुप रिटर्न अर्निंग्स के अंदर आ गया। तो अब इस तरीके से हमारी जो क्वेश्चन की जितनी एडजस्टमेंट्स थी वो तो हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो अब हम वर्किंग्स को जो है कंक्लूड करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वर्किंग 2 की तरफ चलें तो हमारे पास एक्विजिशन डेट पर टोटल जो है वो आ रहा है 2150। पोस्ट एक्विजिशन का जो चेंज है दैट इज़ 140। और हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर इम्पैक्ट है वो है 2290। इसमें से हम पहले तो एक्विजिशन डेट की वैल्यू के अंदर इंटरेस्टेड हैं 2150 की। तो हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट और एनसीआई का जो डेट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन है वो मिलाकर बनते हैं 2460। इनमें से हमने माइनस करना है नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन, जो कि वर्किंग 2 से हम फिगर लेंगे, दिस फिगर। तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन
दैट इज 310। उसमें से इम्पेयरमेंट हमने ऑलरेडी नोट की हुई है 60 की होगी, तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी गुडविल की वो बचेगी 250। इसको हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लिख लेते हैं। इसके बाद हम एनसीआई की तरफ आते हैं। तो एनसीआई में हमें एनसीआई का पोस्ट एक्विजिशन का शेयर लिखना है। तो पोस्ट एक्विजिशन जो है वो 140 है और एनसीआई की परसेंटेज 20% है। तो 140 का 20% लेंगे, दैट वुड बी 28। तो टोटल कर लेते हैं। दैट इज 476। तो इसे भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इक्विटी के अंदर हम लिख लेंगे। वर्किंग 476। इसके बाद वर्किंग 5 की तरफ चलते हैं। तो वर्किंग 5 में हम बाकी चीज़ें लिख चुके हैं, लेकिन हमें पोस्ट एक्विजिशन में ही जो सब्सिडरी में पेरेंट का शेयर है वो चाहिए। तो पोस्ट एक्विजिशन 140 है, इस फिगर का 80% ले लेंगे। तो 140 का 80% होगा 112। तो हमारे पास वर्किंग 5 का टोटल कर लेते हैं, दैट इज 1114। इसको भी हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नोट कर लेते हैं, 1114। इसके बाद हम जो वर्किंग्स हैं उसमें हमारे पास लास्ट वर्किंग आ गई एसोसिएट की। एसोसिएट की वर्किंग का टोटल हमारा बन रहा है 540 माइनस 205, दैट वुड बी 335। इसको भी हम अपने जो है एसेट्स की साइड पर मेंशन कर लेते हैं। अब हम क्योंकि वर्किंग सी सारी फिगर्स को इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं तो टोटल बाकी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टोटल हम करेंगे 2390, 1210 एंड 50, दैट वुड बी 3650। इंटेंजिबल एसेट 525 प्लस 135 माइनस 25 जो अनरियलाइज प्रॉफिट का लेस किया था 635। इन्वेंट्रीज का टोटल कर लेते हैं 40 की जो एडजस्टमेंट थी उसको ऐड करके 1840। अदर करंट एसेट्स का सिंपल टोटल हमारे पास आ जाएगा 1930, जिससे हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 8640 के। अब इक्विटी और लाइबिलिटी साइड देखते हैं। तो इक्विटी के बाकी आइटम्स तो हमने पहले ही मेंशन किए हैं। लाइबिलिटी का टोटल 1320 प्लस 190 हम कर लेते हैं, दैट वुड बी 1510। और अब इन सारे आइटम्स को टोटल कर लेते हैं तो वो भी हमारे पास टोटल आ जाएगा, दैट इज 8640, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारी टैली भी हो गई। तो ये इस क्वेश्चन की फुल डिटेल्स थी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर को कंसोलिडेशन के कॉन्टेक्स्ट में कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 20 में। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एज एन एसोसिएट। पहले पॉइंट है कि ऑनरशिप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द इक्विटी शेयर्स। अगर ऑनरशिप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स है तो ये यूजुअली कंट्रोल की तरफ लीड कर सकता है। बी है एबिलिटी टू एक्सरसाइज कंट्रोल, ये तो सब्सिडरी का क्राइटेरिया है। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यही डेफिनेशन है एसोसिएट के लिए बेसिक क्राइटेरिया, तो ये आंसर होगा। फोर्थ जो है वो एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी, ये कंट्रोल का एक एलिमेंट है जो कि सब्सिडरी रिलेशनशिप के लिए यूज होता है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, एन एसोसिएट इज एन एंटिटी इन विच एन इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द इन्वेस्टी विच टू ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो फर्स्ट वन है कि the investor owns 330,000 of the 1.5 million equity voting shares of the investee, that's around 22%। तो ये apparently it gives significant influence। सेकेंड है द इन्वेस्टर हैज रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टी, तो ये भी पार्टिसिपेशन है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज के अंदर, तो इट मीन्स के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। यही दो फिर हमारे आंसर्स होंगे, लेकिन बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। द इन्वेस्टर इज एबल टू इंसिस्ट दैट ऑल द सेल्स ऑफ इन्वेस्टी आर मेड टू अ सब्सिडरी ऑफ द इन्वेस्टर, तो मटीरियल ट्रांजेक्शन हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं है। उसके बाद द इन्वेस्टर कंट्रोल द वोट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, तो ये तो कंट्रोल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो ऑप्शन ए एंड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ शुड एन एसोसिएट बी अकाउंटेड फॉर इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। तो बेसिकली इसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक लाइन आइटम के तौर पर शेयर ऑफ एसोसिएट्स प्रॉफिट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और अगर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम हो तो वहाँ पे भी एक लाइन आइटम यूज होता है। तो एसोसिएट के इनकम और एक्सपेंस को ऐड करना है टू दोज ऑफ ग्रुप ऑन अ लाइन बाय लाइन बेसिस, ये इनकरेक्ट है। द ग्रुप शेयर ऑफ एसोसिएट इनकम एंड एक्सपेंसेस एडिट करनी है ग्रुप फिगर्स में। द ग्रुप शेयर ऑफ एसोसिएट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज रिकॉर्डेड एज अ वन लाइन एंट्री, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, ओनली डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसोसिएट आर रिकॉर्डेड इन ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ये नॉर्मल ट्रेड इन्वेस्टमेंट के अंदर तो होता है, अदर देन दैट नहीं। क्वेश्चन 4 देखते हैं, Ansar Limited has held a 90% subsidiary Fine Limited for many years and 3 months before the year end acquired a 40% associate Isaac Limited. Their turnover figures यानी रेवेन्यू की जो फिगर्स हैं वो गिवन है, अंसर लिमिटेड फाइन सब्सिडरी है और इसाक लिमिटेड एसोसिएट है। कैलकुलेट द टर्नओवर फिगर टू अपेयर इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। तो बेसिकली एसोसिएट की फिगर को तो कंसोलिडेट नहीं किया जाता, सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी की फिगर को इनकॉर्पोरेट करेंगे एंड सो ऐड करें तो ऑप्शन ए 630 मिलियन करेक्ट बनता है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज व्हेन अकाउंटिंग फॉर एन एसोसिएट। एक्विजिशन अकाउंटिंग सब्सिडरी के लिए यूज होती है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन पहले जॉइंट वेंचर्स के लिए यूज होती थी, अब नहीं है वो रेलिवेंट। इक्विटी अकाउंटिंग, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली यूज होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 देखते हैं, नाइमा लिमिटेड ओन्स 70% ऑफ फायदा लिमिटेड एंड 30% ऑफ फरहान लिमिटेड। द टैक्स चार्ज फॉर ईच कंपनी फॉर द ईयर इज नाइमा लिमिटेड 80 मिलियन, फायदा लिमिटेड 64 मिलियन एंड फरहान लिमिटेड 48 मिलियन रिस्पेक्टिवली। What should be shown as the tax charge in consolidated statement of comprehensive income। एसोसिएट की फिगर को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी की फिगर को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो टोटल बनता है 144 मिलियन। एसोसिएट का टोटल इम्पैक्ट जो है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का वो एक लाइन आइटम के अंदर कवर कर दिया जाता है, तो अलग अलग हर आइटम को रिफ्लेक्ट नहीं करना। क्वेश्चन 7, IAS 28 डिफाइन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन रिलेशन टू एसोसिएट एज, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस बट नॉट कंट्रोल देम। तो जो पहला है पावर टू पार्टिसिपेट इन पॉलिसी डिसीजन, ये इनकम्प्लीट है। दूसरे में पूरी बात हुई है, बी में, दैट वुड बी आवर आंसर। थर्ड के अंदर फिर जो है पॉलिसी डिसीजन है लेकिन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग का वर्ड यूज नहीं हुआ, तो इनकम्प्लीट प्रोसेस है। और फोर्थ वन में बट नॉट कंट्रोल देम वाली बात मिसिंग है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन बी बनता है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, बेस्ट लिमिटेड हैज अ 60% सब्सिडरी, बेटर लिमिटेड एंड 40% एसोसिएट, गुड लिमिटेड, थ्री कंपनीज हैव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज 150 मिलियन ईच। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में शो होगा वो कितना होगा। तो बेसिकली इसमें पेरेंट कंपनी का तो हम फुल डाटा इंक्लूड कर देंगे, सब्सिडरी का भी फुल शामिल हो जाएगा, बाद में एनसीआई शेयर सेपरेट करेंगे। सब्सिडरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा विच इज़ 40%, तो 150 का 40% 60, इस तरह टोटल 360 शो होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 9 देखते हैं, इदरिस लिमिटेड हैज एन 80% सब्सिडरी सजाद लिमिटेड एंड अ 40% एसोसिएट सैरिश लिमिटेड। द थ्री कंपनीज हैव रेवेन्यू ऑफ रुपीज 120 मिलियन ईच। व्हाट शुड बी शोन एज द रेवेन्यू फिगर इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। सो सिर्फ पेरेंट और सब्सिडरी की फिगर को रिफ्लेक्ट करेंगे आप, एसोसिएट की फिगर कंसोलिडेट या इंक्लूड नहीं की जाती लाइन बाय लाइन बेसिस। रेवेन्यू का जो प्रॉफिट पर इंपैक्ट होगा वो अल्टीमेटली एक लाइन आइटम में शो रहा होगा, प्रिसाइजली रेवेन्यू के लाइन आइटम के अंदर एसोसिएट की फिगर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। 240 मिलियन हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट शुड बी अकाउंटेड फॉर बाय शाज़ लिमिटेड एज एसोसिएट। फर्स्ट वन है कि 18% ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी ए, Shahzain Limited is the largest shareholder in this company, has a director on its board and provides management expertise. So being a largest shareholder, एक डायरेक्टर भी है तो पार्टिसिपेशन भी है, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड करते हैं, तो 20% से कम शेयर होल्डिंग है, लेकिन जो सिनेरियो है उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज हाईली लाइकली। सेकंड देखते हैं, 23% यानी 20% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, बट शाज़ लिमिटेड हैज़ नो रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड, यानी पार्टिसिपेशन नहीं है डिसीजन मेकिंग में, एंड टेक्स नो पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। मेजॉरिटी शेयर होल्डर इन कंपनी बी हैव हिस्टोरिकली यूज देयर कंबाइंड वोटिंग राइट्स टू कीप एनी नॉमिनी ऑफ शाज़ लिमिटेड ऑफ द बोर्ड।
तो बाकी सारे यानी अगेंस्ट हो जाते हैं और वो इनको पार्टिसिपेट नहीं करने देते। पार्टिसिपेट नहीं करने देते ऑपरेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज में, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अनलाइकली है। फिर है 50% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी सी, रिमेनिंग 50% इज हेल्ड बाय एन अनरिलेटेड कंपनी। तो 50% हमारे पास, 50% दूसरों के पास। पॉलिसी डिसीजन रिलेटिंग टू कंपनी सी मस्ट बी एग्रीड बाय बोथ ऑफ इट्स शेयर होल्डर। ये ज्वाइंट कंट्रोल की डेफिनेशन है, तो ये एसोसिएट का वो नहीं बनेगा, ये ज्वाइंट वेंचर बनेगा। फिर है 46% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी डी, द अदर शेयर होल्डिंग आर स्प्लिट बिटवीन वेरियस स्मॉल इन्वेस्टर्स। शाहजहां लिमिटेड नॉमिनेट्स 8 ऑफ द 10 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी डी अंडर अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंपनीज। सो एग्रीमेंट भी है और शेयर होल्डिंग भी ऐसी है कि बाकी लोग जो है वो उसको प्रोहिबिट भी नहीं कर सकते, तो ये तो कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एसोसिएट वाली बात सिर्फ फर्स्ट सिनेरियो में है, दिस वन। सो वन ओनली वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 देखते हैं। Fahad Limited bought 30% of Mahad Limited on 1st July 2014. Mahad Limited statement of comprehensive income for the year shows a profit of rupees 400 million. Mahad Limited paid a dividend to Fahad Limited of rupees 50 million. At the year end, the investment in Fahad Limited was judged to have been impaired by rupees 10 million. So what will be the share of profit from associate? So precisely डिविडेंड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो प्रॉफिट है उसका शेयर ले लेंगे, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 मंथ्स का टाइम बनता है, तो दैट वुड बी 60, और इम्पेयरमेंट का इफेक्ट जो है वो लेस कर दें 10, तो 50। तो डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट को हमने रिकग्नाइज नहीं किया क्योंकि इक्विटी मेथड अप्लाई करें। 50 मिलियन वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 देखते हैं। बहादुर लिमिटेड बाउट 30% ऑफ शेजोर लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2018 when Shazor Limited had share capital of rupees 10 million, rupees 10 shares and rupees 400 million returning. The consideration comprised one Bahadur Limited share for every three share bought in Shazor Limited. At the date of acquisition, Bahadur Limited shares had a market value of 40.50 and Shazor Limited had a market value of 20. At 31st December, Shazor Limited net assets were 460 million. What is value of investment in associate? So initially जो है हम कॉस्ट पे मेजर कर लेते हैं, तो 10 मिलियन शेयर हैं, 30% जो है वो हमारा शेयर है 143 एंड 40.50। रिटेन अर्निंग में जो चेंज है नेट एसेट्स का अगर आप देखें तो 100 मिलियन प्लस 400 मिलियन की जो रिटेन अर्निंग है 500 मिलियन था, तो नेट एसेट 500 से 460 हो गए हैं। 40 का लॉस, 30% शेयर जो है वो हमारा होगा, तो 12 का लॉस लेस करेंगे तो 28.5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Falcon Limited acquired 30% of Eagle Limited on 1st July 2013 at a cost of rupees 5.5 million. Falcon Limited has classified Eagle Limited as an associate. For the year ended, reported profit 625,000 है, और 30th September, तो दैट शोज 1st जुलाई से 30th September, ये जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स का टाइम है, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट इंक्लूड कर देंगे। तो कॉस्ट 625, 3 मंथ्स में 30% के हिसाब से हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 है कि रिलायंस ग्रुप एक्वायर्ड 24,000 ऑफ आलिया लिमिटेड 80,000 इक्विटी शेयर फॉर रुपीज 60 पर शेयर ऑन 1st April 2014. Alia Limited profit after tax for the year ended was rupees 400,000. So on the assumption that Alia Limited is an associate of Reliance Group, what would be the carrying amount of the investment in Alia Limited in the consolidated statement of financial position? So basically cost जो है वो हमारी 24,000 शेयर को 60 से मल्टीप्लाई करके निकल आएगी। टाइम पीरियड जो है वो 6 मंथ का बनता है। प्रॉफिट जो है 400 था। सो कॉस्ट प्रॉफिट 6 मंथ का 30% शेयर, सो ऑप्शन
B is correct. An associate is an entity over which the investor has significant influence, which two of the following do not indicate the presence of significant influence. फर्स्ट में 660,000 ऑफ 3 मिलियन इक्विटी शेयर्स हैं, दैट इज़ 22%, इसमें तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. इन्वेस्टर इज एबल टू इंसिस्ट दैट ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ इन्वेस्टी आर मेड टू सब्सिडरी ऑफ द इन्वेस्टर, तो मटीरियल ट्रांजेक्शन लेकिन डायरेक्ट नहीं है. और फोर्थ वन में कंट्रोल की बात हो रही है. सो फर्स्ट टू में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और हमने वो बताना है जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऑप्शन सी एंड डी वुड बी करेक्ट. क्वेश्चन 16 है कि यूशिया लिमिटेड ओन्स 30% ऑफ हुसैन लिमिटेड विच इट परचेज्ड ऑन 1 May 2017 फॉर रुपीज 2.5 million. एट दैट डेट हुसैन लिमिटेड हैड रिटेन अर्निंग्स ऑफ 5.3 million. एट द ईयर एंड डेट ऑफ 31 October 2017 जो रिटेन अर्निंग है वो 6.4 million हो चुकी है आफ्टर पेइंग आउट अ डिविडेंड ऑफ 1 million. दैट्स फाइन. ऑन 30 September 2017 Usha Limited sold rupees 700,000 of goods to Hussain Limited on which it made 30% profit. तो unrealized profit on inventory है. और उसके बाद है हुसैन लिमिटेड हैड रीसोल्ड नन ऑफ दीज गुड्स बाय 31 October. तो सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है अभी तक, तो इसको रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? तो एक तो इनिशियल हमारी जो कॉस्ट है दैट इज़ 2.5 million. फिर ये जो चेंज आया रिटेन अर्निंग्स में, डिविडेंड नेट हुआ हुआ इसमें ऑलरेडी, तो इसका इम्पैक्ट ले लेंगे और फिर अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो लेस कर देंगे. जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने पहले 30% इसलिए लिया ताकि हमारे पास मार्कअप आ जाए, और फिर 30% लिया जो शेयर ऑफ एसोसिएट है. सो द आंसर इज 2,767,000. क्वेश्चन 17 देखते हैं. On 1 Feb 2011, Simon Limited acquired 35% of the equity shares of Anam Limited, its only associate, for rupees 10 million in cash. The post-tax profit of Anam Limited for the year to 30 September was rupees 3 million. Profits accrued evenly throughout the year. Anam Limited made a dividend payment of rupees 1 million. Or at 30th September 2011 year-end pay, Simon Limited decided that an impairment loss of rupees 500,000 should be recognized on its investment in Anam Limited. So basically दे आर डिफरेंट स्टफ. एक तो हमें कॉस्ट लेनी है इनिशियली, दैट इज़ 10 million. फिर हमें प्रॉफिट का इम्पैक्ट लेना है, तो प्रॉफिट जो है वो 3 million का है. बस फेब टू सितंबर 8 months का टाइम बनता है. डिविडेंड 1 million का, और उसके बाद 500,000 की जो है हमारी इम्पेयरमेंट है. तो प्रॉफिट और डिविडेंड के अंदर हमने उतना हिस्सा लेना है जितना हमारा बनता है. इम्पेयरमेंट प्रिसाइजली क्योंकि इन्वेस्टमेंट के वर्ड के साथ यूज़ हुई है, तो ये ओवरऑल पूरी एंटिटी की इम्पेयरमेंट नहीं है, जस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट के हिस्से की है. तो हमारा आंसर बनता है 9,850,000. क्वेश्चन 18 देखते हैं. Zarkun Limited owns 30% of Emerald Limited and exercises significant influence over it. Emerald Limited sold good to Zarkun Limited for rupees 160,000. Emerald Limited applies a 1/3 markup on cost, और still उनके पास 25% inventory. So what amount should be deducted from consolidated retained earning in respect of this transaction? तो एसोसिएट में एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है सब्सिडरी से. तो पहले तो हम देखेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री कितना है. तो 160,000 में से 25% गोल्ड और उन पे 33.33% मार्कअप. तो हमारे पास अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया 10,000. सब्सिडरी होती तो एडजस्टमेंट 10,000 की होती, लेकिन क्योंकि एसोसिएट है तो इसका शेयर लेंगे. शेयर कितना लेना है हमने? 30%. तो दैट वुड बी 3,000. ये हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन 19 है. ऑन 1 October 2018, यूसुफ लिमिटेड acquired 3 million of Abdullah's 10 million shares in exchange for 7.5 million of its own shares. So basically that's 30%, 3 out of 10 million. और 7.5 million अपने शेयर दिए हैं. द स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ यूसुफ लिमिटेड शेयर्स 16 थी, तो इससे आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं 7.5 को 16 से मल्टीप्लाई करके. Abdullah Limited profit is subject to seasonal variation. Its profit for the year ended 31st March
वाज 100 मिलियन, 20 मिलियन जो है वो पहले 6 मंथ में है, तो 80 मिलियन के ऊपर 30% लेना। Yusuf Limited has one subsidiary and no other investment. What amount will be shown in consolidated statement of financial position? Investment in associate की। So that would be 144 million. Question 20 है कि Shazim Limited owns 30% of Shazim Limited during the year to 31st December 2014. Shazim Limited sold rupees 2 million of goods to Shazim Limited, of which 40% were still held in inventory by Shazim Limited at the end. Shazim Limited applies a markup of 25% on all goods sold. What is the amount of adjustment for removal of unrealized profit from inventory? तो टिपिकल जो अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेंट्री कैलकुलेट होगा, तो 2 मिलियन की गुड सेल हुई है, 40% अभी तक इन्वेंट्री में है, और 25% का मार्कअप है, दैट इज 160,000। अगर सब्सिडरी होती तो 160,000 की एडजस्टमेंट होती। एसोसिएट में शेयर लेंगे 30%, दैट वुड बी 48,000। दिस इज आवर आंसर। So that's all for today. Have a good day.